गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ड्रीम अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग का जो काम है, अगर देखा जाए तो एक जो रोड साइड फ्रूट सेलर है वो भी करता है, और एक ग्लोबल कंपनी है जो अलग अलग मुल्कों में काम करती है वो भी अकाउंटिंग करती है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि हर बंदा जो है वो अकाउंट्स का काम करता ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रूट सेलर है, उसको पता है कि मैं 1,000 रुपए की आज मैंने रेडी लगाई हुई है फलों की, और शाम को मैंने 1,500 रुपए में बेचे हैं। तो 1,000 रुपए मेरी कॉस्ट थी, 1,500 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है, और 500 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो एक जो इलिटरेट फ्रूट सेलर है उसको भी पता होता है शाम को कि मैंने आज कितना प्रॉफिट और यहाँ कितना लॉस जो है वो अर्न किया है। तो दूसरी साइड पे जो अकाउंटिंग है वो ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट भी करते हैं। तो डिफरेंस यही है कि जो काम की नेचर है वो बदलती जाती है। बड़ी कंपनियों में जो काम है बड़ा सिस्टमेटिक होता है, लेकिन हर आदमी अपनी लाइफ में अकाउंट्स का काम करता ही करता है। चाहे वो प्रोफेशनल है तो कंपनियों में काम करेगा, अदरवाइज वो पर्सनल लाइफ में तो अकाउंटिंग तो करता ही करता है। ये तो हो गई अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस। अब आपको मैं बताता हूँ कि अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली क्या है कि हम अकाउंटिंग एंट्रीज क्यों बुक्स में मेंटेन करते हैं, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते कि आज हमने एक्स अमाउंट का खर्चा किया है, वाई अमाउंट का खर्चा किया है, या जेड अमाउंट का खर्चा किया है। तो ये हम याद नहीं रख सकते। इसलिए हमें जो है ना, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना पड़ता है। तो पहली तो ये कारण है इसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है अकाउंटिंग की, कि हमें मेमोरी हमारी जो है वो कम है, तो हमें हर चीज़ जो है याद रखनी पड़ती है, इसलिए हम बुक्स में उसको मेंटेन करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे। तो सेकंड कारण ये है कि हमने जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री की अलग अलग टैक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में टैक्स भरना जो हमें प्रॉफिट पे है, तो वो तभी हम भर पाएंगे जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा सरकार को दिखाने के लिए कि हमने इतना खर्चा किया है, इतनी इनकम हुई है, और इतना हमारा प्रॉफिट है। उसी प्रॉफिट पे हम टैक्स भरते हैं। तो अगर हम बुक्स नहीं मेंटेन करेंगे तो हम वर्बली या मुंह जुबानी तो सरकार को बता नहीं सकते, और सरकार मानेगी भी नहीं। तो ये तो हुई टैक्स कंप्लायंसेस जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज की होती हैं। और तीसरा है एक लीगल फ्रेमवर्क हर कंट्री का होता है कि क्या हम जो बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वो लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं कि कोई कानून से बाहर जाके तो नहीं कोई काम कर रहे। तो ये तीनों मेन कारण जो है ना, वो अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अकाउंटिंग है क्या एक बड़े सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस दुनिया को आप ले लो, दो ही चीजों पे बेस्ड है। एक है इनकम और रेवेन्यू, और दूसरा है एक्सपेंडिचर, या जिसको एक्सपेंस भी बोलते हैं। हर बिजनेस का काम है प्रॉफिट अर्न करना, और जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही हो, कई बार लॉस भी होता है, कई बार प्रॉफिट भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में आपकी जो पहुंच है वो कब है, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया है। बड़े फैक्टर्स होते हैं प्रॉफिट या लॉस को डिटरमिन करने के लिए। तो मेन चीजें दो ही होती हैं किसी भी बिजनेस की पिलर की तरह, एक एक्सपेंस और एक इनकम। तो अगर इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं इनकम से तो लॉस होगा। तो इनकम क्या होती है, जैसे यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज इनकम इज द मनी दैट एज इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग ए गुड और सर्विस और थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल। इनकम इज यूज टू फंड डे टू डे एक्सपेंडिचर। कोई भी रेवेन्यू किसी भी तरह का जो आप अर्न करते हो बिजनेस चलाने के दौरान, वो आपकी इनकम है। बिजनेस कई तरह के होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आप कोई इंजीनियर फर्म है, आर्किटेक्ट फर्म है, या आप इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे एयरटेल है, रिलायंस जियो है, कि जो प्रोडक्ट दिखते नहीं है उसको हम सर्विस कहते हैं। और जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं जिसकी फिजिकल आइडेंटिटी होती है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे आप कोई टायर बेच रहे हो, कार बेच रहे हो, टीवी बेच रहे हो, ये सारे टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। इसको आप देख सकते हो, इसको आप पकड़ सकते हो, तो ये प्रोडक्ट्स हैं। और अगर प्रोडक्ट इनविजिबल है, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस है, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारे ये इनकी जो सर्विसेज है वो दिखती नहीं है, इनटेंजिबल होती हैं। तो ये सभी एक
इनकम के सोर्स हैं सारे। कई बार आप किसी को ब्याज दे देते हो तो पैसा दे देते हो प्रिंसिपल अमाउंट, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है तो वो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है। ये सारी इनकम होती हैं। अब आ गए एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं दो तरह के होते हैं। इनकम तो आपने समझ लिया, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं अकाउंटिंग में, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो जो जिसकी जो बेनिफिट है एक साल से ज्यादा हम लेते हैं, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लैंड खरीद ली, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने ऑफिस बनाया, उसमें आपने एसी लगा लिया, आपने एक गाड़ी खरीद ली, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलना है। अगर फैक्ट्री है तो प्लांट एंड मशीनरी लगा लिया आपने, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके उलट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो आप बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे बेसिस पे करते हो। फॉर एग्जांपल आपने एसी को लगा लिया, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो उसकी सर्विसिंग कॉस्ट है वो सारा आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने गाड़ी खरीद ली है एक 10 लाख की ऑफिस के काम के लिए, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उसको रन करने के लिए जो रनिंग कॉस्ट है, लाइक पेट्रोल या डीजल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ड्राइवर की सैलरी है, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो ये आप आगे मैंने एग्जांपल भी वैसे दी हुई है, ये आपको मैंने बोल दी है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं। आप जैसे कोई भी खर्चा करते हो, कोई पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो आप खर्चा जब करते हो तो पैसे देते हो और वो उसकी सर्विसेज ले लेते हो। लेकिन कुछ खर्चे होते हैं जिनका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने एसी लगा लिया, प्लांट एंड मशीनरी लगा ली, उसकी वैल्यू जो है ना टाइम के साथ, यूज के साथ कम होती जाती है, तो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस तो वो भी हैं, लेकिन उसमें कैश आउटफ्लो नहीं दोबारा हो रहा। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि अगर आप टाइम के साथ, यूज के साथ किसी आपकी कैपिटल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको हर साल चार्ज करी जाती है। सपोज कीजिए एक एसी की लाइफ 5 साल है, तो 20,000 का एसी है, तो अगर 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 रुपया साल का डेप्रिसिएशन हम अब अपने बुक्स में डालेंगे। इसकी ज्यादा मैं डिटेल में नहीं अभी जा रहा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये चीजें आगे हम करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जो बिजनेस की मेन टर्म्स हैं वो सिर्फ अभी मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप गो थ्रू हो जाओ कि अकाउंटिंग में क्या क्या कंसेप्ट्स आगे आने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सारा अकाउंट्स का सिस्टम जो है ना डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं, एसेट्स आ जाती हैं। क्रेडिट में क्या आता है? इनकम आ जाती हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, लाइबिलिटीज आ जाती हैं। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तो अभी ये इतना ही सिर्फ आप गो थ्रू हो जाइए, डिटेल में अगली एपिसोड में आपको बताऊंगा। इसके बाद एक नया टर्म है फाइनेंशियल ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर। ये आप लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो, जो स्टूडेंट्स अभी +1 में गए हैं उनके लिए ये अभी नई टर्म है। जो बीकॉम एम कॉम कर चुके हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है। असेसमेंट ईयर होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर के अगले जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड होता है उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 से, तो ये चलेगा 31 मार्च 2021 तक। ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर। अगले साल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो चलेगा उसको हम इस साल का असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो ये है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में जो डिफरेंस है मेन आपको बताता हूँ। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो। इसके अलावा और कम यूज होता है। बाकी अकाउंटिंग में तो आपको पता ही है, जैसे जैसे आनी है वो मैं आपको बताऊं जाऊंगा। जो बीकॉम के एम कॉम के स्टूडेंट को तो पता है, +1 के लिए जो है मैं आगे डिटेल में जाऊंगा, वो तब आपसे मैं शेयर करूंगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से आज इतना ही बड़ा है, बाकी अगली एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।